9 फरवरी के लिए आज हम कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, एडिटोरियल देखेंगे और कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे। तो हमारे पास जो आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनमें सबसे पहले तो है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को लेकर कुछ चिंताएँ जताई गई हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 87 में और विधानसभाओं के लिए आर्टिकल 176 में कहा गया है कि जब भी हमारा या तो जो आम चुनाव होगा, जो जनरल इलेक्शन होगा, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होगा या विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के बाद एक चीज़ और दूसरी चीज़ जब भी नया साल होगा, जैसे 2024 शुरू हुआ, 2025 शुरू हुआ, 2026 शुरू हुआ और उसमें जो सबसे पहला जो सेशन लगेगा हमारे सदन का, हमारी पार्लियामेंट का या विधानसभाओं का, वहाँ पर पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण देंगी और विधानसभा में राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे और अभिभाषण में सरकार की तरफ से मतलब सरकार वैसे तो सारी चीज़ें सरकार लिख के उन्हें देती है और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं, उस जो लिखे हुए जो भी डॉक्यूमेंट है, उस पूरी चीज़ों को पढ़ते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करने वाली है, सरकार ने अभी तक क्या-क्या कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो और फिर जब उनका अभिभाषण हो जाता है, तो अभिभाषण के बाद उनके एड्रेस के बाद जो हमारे प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसके बाद पक्ष-विपक्ष के सारे लोग बोलते हैं और सबसे आखिरी में सदन का जो सबसे बड़ा नेता है, यानी प्रधानमंत्री, वो सारी चर्चा का जवाब देते हैं और जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जो भी आलोचनाएँ की जाती हैं, क्योंकि सरकार के लिए सरकार को नियंत्रित करने का, सरकार को जवाबदेही का तय करने का जो भी हमारे पास माध्यम है, वो हमारी संसद है। तो संसद में पक्ष-विपक्ष के सारे लोग सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, जो भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा जाता है, उसको लेकर चर्चा होती है। फिर आखिरी में प्रधानमंत्री इस पूरी चर्चा का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद फिर एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर पूरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया और जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे पहले जो बोलने के लिए उठे थे राहुल गांधी, उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया क्योंकि जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का पूरा मामला था, वो कुछ कोट करना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई कोई भी अनपब्लिश्ड, यहाँ तक कि पब्लिश्ड किताब को भी आप कोट नहीं कर सकते हैं। जबकि फिर बाद में विपक्ष के सांसदों ने उसे कोट किया, मतलब दूसरी किताबों को कोट किया। तब कोर्ट हो सकता था, पहले नहीं हो सकता था। इसको लेकर सारा जो मामला है बहुत ज़्यादा बिखरा, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। विपक्ष ने फिर संसद को चलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री दबाव में संसद में नहीं आए और इसको लेकर फिर बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा है जो हमारे मैसेजिंग सिस्टम है, जो हमारे पास व्हाट्सएप है, जो हमारे पास दूसरे ऐप्स हैं, जो कंपनी है मेटा, क्योंकि मेटा कंपनी के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है, जैसे अपना ये मैसेंजर वगैरह हैं। तो इन्होंने पूरे हमारे मार्केट पर, पूरे मैसेजिंग सिस्टम पर हर किसी के पास ये सारे ऐप हैं और इनके माध्यम से ही हम किसी को एक चीज़, एक मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, सारी चीज़ें हम इनके माध्यम से ही करते हैं। वीडियो कॉल करते हैं, ग्रुप चैट करते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं। तो इनका पूरे मार्केट पर बहुत ज़्यादा दबदबा है, मार्केट पर मोनोपोली जैसा है, मार्केट पर जो नेटवर्क इफ़ेक्ट है उसका असर है। उसके कारण कोई भी यूज़र इनसे बाहर नहीं जा सकता है और इस मजबूरी का फ़ायदा इस कंपनी के द्वारा, इन प्लेटफ़ॉर्म्स के द्वारा उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। 2021 में मेटा ने अपनी यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी बदली थी। प्राइवेसी पॉलिसी बदल कर अपने यूज़र्स को एक विकल्प दिया गया था कि या तो आप इस पॉलिसी को अपना लीजिए या फिर आप प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ दीजिए। चूँकि नेटवर्क इफ़ेक्ट है, चूँकि अगर आपको किसी को भी मैसेज भेजना है, आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत लगने ही वाली है, क्योंकि अगर सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और आप नहीं चलाते हैं, तो आप फिर किसी को मैसेज नहीं भेज सकते हैं, आप ज़रूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, विवाद चल रहा है। क्यों इस तरह का विवाद है, सारी कहानी हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से एक बार देख लेंगे। फिर इसके बाद है जो तीसरी न्यूज़, इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस को लेकर है। भारत और मलेशिया की सरकारों के बीच में है, जो हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ एमओयूज़ पर साइन हुए हैं। देखेंगे कि क्या-क्या बातें यहाँ पर तय की गई हैं। इसके बाद ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपनी केरल सरकार का, केरल पूरे राज्य को पहले ही जो डीजी केरला वाला जो पहला फ़ेज़ था, उसमें पूरे राज्य को डिजिटली साक्षर बना चुका है। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें यह तय करना था कि जिनके पास भी डिजिटल माध्यमों की जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी उपलब्ध करानी थी, उन्हें इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को चलाना, समझना सिखाना था और केरला इसमें सक्सेसफुल रहा है। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसको राज्य के
राज्य आगे बढ़ाना चाह रहा है और दूसरे राज्य भी अगर इसे अपनाना चाहें तो ये बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। अब 2.0 में क्या हो रहा है इसके बारे में देखेंगे कि कैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए, साइबर जानकारी को बढ़ाने के लिए और एआई को समझने के लिए ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी एक्टिविटी कैसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हमारे पास न्यूज़ है कास्ट सेंसस को लेकर, क्योंकि 2027 की जो जनगणना होने वाली है, 2026 में और 2027 में जो जनगणना होगी, उसमें कास्ट सेंसस भी हो रहा है। तो कास्ट सेंसस कैसे होगा? इस पूरी इतनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ कर बैठ जाएँगे, क्योंकि कास्ट सेंसस करवाना कोई आसान काम नहीं है। इतना जटिल काम है कि इसमें कई सालों की मेहनत लग सकती है, लाखों लोग लग सकते हैं, पूरी हमारा जो प्रशासन है वो लग सकता है, तब भी हो सकता है कि इसकी सही जानकारी हमारे पास उपलब्ध ना हो पाए। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें भी लगभग 46 लाख जातियाँ निकल कर आई थी, क्योंकि लोगों ने जो अपनी जातियाँ ओपन कॉलम में लिखी थी, वो इतनी ज़्यादा जातियाँ हो गई, 46 लाख जातियाँ। और अगर हम हमारी कुल जनसंख्या से इसे डिवाइड करके देखें, तो लगभग एक जाति में सिर्फ 300 लोग रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कास्ट सेंसस हुआ और फिर उसका जो पूरा आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा हम कहें कि वेस्ट हो गया, पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, उससे हम कोई ज़रूरी जानकारी नहीं निकाल सकते। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की तरह ये वाला जो कास्ट सेंसस भी होगा, इतनी ज़्यादा जातियाँ निकल कर सामने आएँगी, तो हमारे लिए एक डेटा का पहाड़ खड़ा हो जाएगा और फिर उससे लड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लेखक यहाँ पर कुछ सुझाव भी दे रहे हैं, चिंताएँ भी जता रहे हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में भी बताया है। आपके लिए भी यह समझना ज़रूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सबसे पहली बात तो ये चैलेंजेस क्या होने वाले हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इस आर्टिकल में जानकारी दी गई है, समझना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि सोशल मीडिया बैन को लेकर जो बातचीत हो रही है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों 3 बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ा है। अब कैसे हुआ है, कैसे उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, उन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना को, मतलब दुर्घटना का हिस्सा बन गए। तो इसको लेकर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैन लगाने की बात की जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और वग़ैरह, यूरोप के कुछ 1-2 देश हैं जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ पर बैन लगा दिया है। तो क्या बैन लगाना एक समाधान हो सकता है? अब बैन लगा भी दिया जाता है तो ये कैसे तय होगा कि कोई बच्चा इसका यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या उसकी उम्र मोबाइल में दर्ज करवाई जाती है? क्या कंपनी के पास कोई जो हमारे सरकारी सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, उन्हें रखवाया जाता है, उनके माध्यम से वेरिफ़िकेशन होता है। तो वेरिफ़िकेशन कैसे होगा? ये कैसे तय होगा कि कोई बच्चा है, यूज़र बच्चा है या बड़ा है? या फिर डेटा का मिसयूज़ नहीं होगा कंपनियों की तरफ से, जो कि हम देखते हैं कि बार-बार इस तरह की खबरें निकल कर आती है। तो ये सारी चिंताएँ हैं, तो सर्विलांस कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको लेकर बातचीत हो रही है। और वैसे तो सीधे तौर पर ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि अपना ये जो बैन लगाना है, सोशल मीडिया पर बैन लगाना है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके स्थान पर कुछ दूसरी चीज़ें की जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में क्या सुझाव है, उन्हें भी हमें देखना समझना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में हम न्यूज़ देखेंगे कि बजट एलोकेशन में हमारे स्पेस सेक्टर को, अंतरिक्ष सेक्टर को क्या मिला है। कुछ टेलीस्कोप पर बहुत ज़्यादा, इस बार टेलीस्कोप बनाने पर या उनके अपग्रेडेशन पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, पहले से ज़्यादा बजट मिला है। आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ समस्याएँ आ रही हैं, प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट खत्म नहीं होते हैं। अब कहाँ पर समस्या है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी है, प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ है, हमारे पास टैलेंट पूल भी है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। अब समस्या क्या है? यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में हम पूरा सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या है कि हमारा 2026 का बजट सेशन शुरू हुआ, बजट सत्र शुरू हुआ, तो आप जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 87 कहता है कि जब भी नया साल होगा, नए साल का पहला बजट होगा, ये 2026 का नया साल, पहला सत्र, और इसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर अभिभाषण देंगे। राष्ट्रपति सरकार की तरफ से बताते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर हमारे संविधान में जो सरकार है, उसका मुखिया तो राष्ट्रपति ही होता है। बाकी प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं, ये उसके सहायक हैं, उनकी मदद से सरकार चलती है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर अभिभाषण देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है अ, कि इस बार, वैसे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि न तो विपक्ष के नेता बोल पाए और न ही प्रधानमंत्री बोल पाए।
इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि विपक्ष के नेता नहीं बोल पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना जवाब दिया था। लेकिन इस बार ये हुआ है कि ये परंपरा टूटी है, और इस परंपरा के टूटने में क्या प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाए, और जो हमारे एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका भाषण भी नहीं हो पाया। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया बिना प्रधानमंत्री के उत्तर के। ठीक, तो ये परंपरा टूटी है। अब इस परंपरा को लेकर चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हमारे पूरे देश से, जैसे हमारा ये देश है, यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं हमारी संसद में प्रतिनिधि आते हैं, और ये जो प्रतिनिधि हैं इनके बीच से कुछ लोग सरकार बनाते हैं। अब ये जो सरकार बनती है, ये हमारा डे टू डे का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे काम ये एक सरकार करती है या करवाती है। ठीक, हमारे पास पहले से ही नौकरशाही की एक लंबी श्रृंखला है, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी नौकर हैं जो काम कर रहे हैं, और उनसे काम करवाने के लिए सरकार चुनी जाती है। सरकार चुनी जाती है सांसदों में से। ये जो सारे सांसद हैं, मतलब कोई प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री है, ये सारे लोग पहले अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्र से सांसद हैं। और ये जो सांसद हैं, ये सांसद देश से चुने जाते हैं, अलग अलग हिस्सों से, उनमें से सरकार बनती है। तो इनकी जिम्मेदारी है, यानी सदन की जिम्मेदारी है, यानी संसद की जिम्मेदारी है कि सरकार को जवाबदेह बना कर रखे, सरकार से बार बार सवाल पूछे, सरकार को बार बार टोके, सरकार को गलतियों पर उन्हें गलतियां बताएं। तो ये काम है हमारी संसद का। और जब संसद में ये काम किया जाता है तो उसके जवाब में सरकार को भी अपने जवाब देने पड़ते हैं, सरकार को भी उत्तर देने पड़ते हैं कि भाई साहब आपके सवाल में ये सही है, ये गलत है, आपने जो आलोचना की है उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो गलतियां बताई है उसमें सुधार रहे हैं, हमने अभी तक इतना काम कर लिया है, वगैरह वगैरह, ये सारे काम होते हैं। तो एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ सरकार है, और जब संसद सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को जवाब दिए जाएं। पहले जब आरटीआई नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, उस समय की बात है जब कुछ लोग अपने निजी सवाल पूछवाने के लिए सांसदों को पैसे तक दिया करते थे। इस तरह का काम भी होता था, इस तरह का भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो अभी जब विपक्ष, या पहले भी जब विपक्ष सरकार से सवाल पूछता था तो सरकार जवाब दे रही थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि एक विपक्षी सांसदों के ऊपर एक आरोप लगा दिया गया कि ये कुछ अप्रत्याशित गतिविधियां कर रहे हैं, और सदन के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी है, और प्रधानमंत्री फिर सदन में नहीं आए और धन्यवाद प्रस्ताव बिना उनके जवाब के पारित हो गया। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है। अब ये मानना तो एकदम तर्क संगत नहीं है, ये मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं हमारे इतिहास में, हमारे संसदीय इतिहास में। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनके सामने भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों पर भी बहुत सारे तीखे हमले हुए हैं, मतलब वैसे हमले नहीं, सवालों के माध्यम से हमले या विरोध के माध्यम से हमले हुए हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही रूप दिया गया इस पूरी घटना को। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, उन्होंने कहा कि कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है, बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है कि इस तरह का व्यवहार स्पीकर को या प्रधानमंत्री को पूरी चर्चा से बचने के लिए नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए था, उन्हें विपक्ष के आरोपों का जवाब देना चाहिए था। वे बताते कि विपक्ष के आरोपों में ये गलतियां हैं, विपक्ष के आरोपों को गलत साबित करते, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से हट जाना, इस पूरी प्रक्रिया से दूर हो जाना हमारे संसद के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूर्व जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी किताब के कुछ पैराग्राफ को या कुछ लाइंस को हमारे एलओपी राहुल गांधी जो हैं वो कोट करना चाहते थे, और उसके माध्यम से सरकार की आलोचना करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और बोलने पर उन्हें संसद के नियमों को हवाला देकर, परंपराओं का हवाला देकर ये कहा गया कि आप किसी भी किताब को यहाँ पर कोट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक स्पीकर ने तो ये भी कह दिया कि आप अनपब्लिश्ड तो क्या पब्लिश्ड किताब को भी कोट नहीं कर सकते हैं, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारी किताबों को कोट किया गया। और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में, हमारे पूर्व नेताओं के बारे में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक अभद्र भाषा का भी उपयोग हुआ। तो ये सारी घटना एक तरफ झुकी हुई नजर आ रही है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी, उसको लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, लंबे समय से चर्चा चल रही है, और उसको लेकर ही आज का ये हमारा एडिटोरियल लिखा गया है। तो बहस का उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। यही माध्यम है कि संसद कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है, जवाबदेह ठहराती है, सवाल पूछती है, जवाब चाहती है।
बाकी धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, भले ही इसमें वे विपक्ष की आलोचना करते, विपक्ष के सवालों के जवाब देते या उनके सवालों को सही तरीके से उन्हें साबित करते कि वे तर्कसंगत नहीं है, सही उनकी आलोचना नहीं है, इस तरह की बात करनी चाहिए थी। मुद्दे जो थे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े थे, क्योंकि मामला चीन से जुड़ा हुआ है और इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो देश के हितों का मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो सरकार की तरफ से स्पष्टता से ये जवाबदेही स्वीकार की जानी चाहिए और जवाब दिए जाने चाहिए। राजनीतिक कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी, उसको टालना या उससे बचने की कोशिश हमारे संसद के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यही सारी बातें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तीखी आलोचना की गई है। सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए हमारी संसद है, हमारे सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और ये लोग अपना काम करते हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री या सरकार को या मंत्रिपरिषद को भी अपना काम उतने ही ईमानदारी से करना चाहिए। सवालों से बचने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाएँ और उनके जवाब दिए जाएँ। अब यहाँ से मेंस के लिए हमारे लिए सवाल बन सकता है कि संसद का मूल उद्देश्य सरकार को जवाबदेह ठहराने हेतु सार्थक बहस का मंच प्रदान करता है। तो जैसे हमने बात की, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और इन सवालों और जवाबों के माध्यम से ही हमारी सरकार की जवाबदेही तय होती है। और किसी भी लोकतंत्र में सरकार से ज़्यादा सवाल पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जिम्मेदारी है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास हमारे सारे देश का खजाना है, सरकार के पास सारे नौकरशाह हैं, सारे अधिकारी हैं। तो इनके माध्यम से जब काम करवाए जाते हैं, इनको काम करने की शक्ति दी है जनता ने, इनको मैंडेट दिया है कि आपको सारा काम करवाना है, तो विपक्ष को भी ये काम दिया है कि विपक्ष सरकार की स्क्रूटनी करता रहे, सरकार के ऊपर नज़र बनाकर रखे, सरकार से सवाल पूछे, ताकि जनता का काम सही ढंग से पारदर्शिता के साथ चलता रहे। तो संसद ही वो मंच है जहाँ पर संसद के भीतर अगर मान लीजिए कोई सांसद कुछ भी कहता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संसद के सदस्यों को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के सवाल पूछने का अधिकार मिल सके। हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदन हैं, उनमें जो हमारे सदस्य हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको इतनी इम्यूनिटी दी गई है ताकि सरकार से सवाल पूछ सके, कड़े सवाल पूछ सके, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। यही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के उत्तर के बिना बहस का समापन किए जाने की जो घटना है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सरकार ने जवाबदेही से बचने के लिए ये जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है और अपने उत्तर में संसदीय परंपराओं, विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक जवाबदेही, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लिख देनी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है वो है अपना मेटा और अपने व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक क्लास में शायद कल या परसों देखा होगा, इसकी पूरी कहानी को समझा था। कहानी यह है कि व्हाट्सएप ने 2021 में अपनी यूज़र पॉलिसी को बदला है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, आप हमें क्या अपने डेटा को अपनी जो पेरेंट कंपनी है मेटा और दूसरी जो कंपनी है उसे साझा करने की अनुमति देते हैं? अगर देते हैं तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, वरना आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। टेक इट और लीव इट। अब ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का इतना ज़्यादा आलोचना की जा रही है, इतना ज़्यादा विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि व्हाट्सएप अपनी जो मार्केट पोजीशन है, इतना ज़्यादा यूनिवर्सल रीच है इसकी, क्योंकि सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 200 लोगों से जुड़े हुए हैं, इसमें आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके स्कूल वाले लोग हैं, कॉलेज वाले लोग हैं, सारे इस पर इंफॉर्मेशन आती है, ग्रुप्स बने हुए हैं। चाहे आप ऑफिस से आने वाली इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कॉलेज से, चाहे वो स्कूल से आने वाली इन्फॉर्मेशन हो, ग्रुप में आती है और उसके माध्यम से सारा काम चल रहा है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन लेने देने का काम है। लेकिन अगर इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और हमसे हमारे डेटा को शेयर करने के लिए मजबूर किया जाता है, हम तो कंसेंट आई एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस डेटा का मिसयूज़ हो सकता है, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ साझा किया जा सकता है और किया ही जाता है, क्योंकि जो डेटा है
डेटा ही फ्यूल है जिसके माध्यम से आपको ये सारी सुविधाएँ फ्री में मिल रही हैं। आपको इनके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, तो इसके लिए इन प्लेटफ़ॉर्म के बाद चलाने का पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये पैसा आ रहा है आपके डेटा का। आपके डेटा को ये लेते हैं, डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप चैट करते हुए किसी से, आपके दोस्त से किसी ब्रांड का ज़िक्र किया है। वहाँ पर आपने कहा है कि फलाने ब्रांड के जो जूते हैं आपको पसंद आए हैं। तो वहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर तुरंत आपको उसके ऐड दिखाई देने, एडवर्टाइज़मेंट दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो पर्सनल एडवर्टाइज़मेंट जनरेट होते हैं, वो इस डेटा से ही होते हैं। इसी तरह से डेटा आपके व्हाट्सएप से निकल कर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाता है और फिर वहाँ से आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखने शुरू होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बेची जाती है, वहीं से पैसा आता है इनका चलाने का, और उसी पैसे से ये सारा काम चल रहा है। लेकिन इस मजबूरी में लेकिन इस जो डेटा शेयर होता है, आप अपना कंसेंट तो दे देते हैं, आप आई एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर आपके डेटा का मिसयूज़ हो सकता है। इसको लेकर पूरी बहस है, इसको लेकर पूरा ये मामला है। जैसे हमने बात की कि 2021 में जो डेटा की यूज़र पॉलिसी है, उस डेटा को साझा करने को लेकर इसे अपडेट किया गया था। टेक इट और लीव इट वाली तकनीक थी। चूँकि नेटवर्क इफ़ेक्ट है, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो मजबूरी में आपको भी वही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते हैं। आप कंसेंट तो देते हैं, लेकिन मजबूरी में कंसेंट देते हैं। वहीं पर कानूनी तौर पर व्हाट्सएप कहता है कि यूज़र ने हमको कंसेंट दिया है, लेकिन आपने तो मजबूरी में कंसेंट दिया है। तो इसको लेकर लड़ाई चल रही है। फिर मामला गया सबसे पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप के ऊपर 213 करोड़ का जुर्माना लगाया। जबकि सही सॉल्यूशन क्या था कि इस पॉलिसी के ऊपर बात होती, पॉलिसी को चेंज करने को लेकर बात होती। तो यहाँ पर हमें पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जुर्माना लगा दिया गया, और जबकि पॉलिसी को लेकर बहस अभी भी चल रही है, या उसको लेकर कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। फिर ये जो पूरा मामला है, इसके बाद गया नेशनल कंपनी लॉ ऑपरेट ट्रिब्यूनल के पास। इसने जो जुर्माने की रकम है उसको थोड़ा कम कर दिया। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यूज़र आपको जानकर अपना कंसेंट दे रहा है, यूज़र कंसेंट मजबूरी में दे रहा है, और आप इस पोजीशन का मार्केट में जो आपकी मोनोपोली है, मार्केट में जो आपकी यूनिवर्सल रीच है, मार्केट में जो आपका नेटवर्क इफेक्ट है, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी टिप्पणी की है कि अगर आप हमारे यूज़र्स का, हमारे देश के लोगों का अगर डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उसकी गोपनीयता की आप रक्षा नहीं करते हैं, उसकी गोपनीयता का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो आप देश छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। बाकी टेक इट और लीव इट वाली जो पूरी कहानी है वो आपने देख ली है, और इसको लेकर ही बात शुरू हुई थी, क्योंकि अपना व्हाट्सएप के आने से ही हमारे जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग का पूरा सिस्टम है, उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है। क्योंकि इसमें मैसेजिंग भी है, इसमें कॉल भी है, इसमें वीडियो कॉल भी है, आप ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं, दूसरों की स्टोरीज देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, और वीडियो कॉल में भी ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसके चलते, और चूँकि ये सारी सुविधाएँ एंड टू एंड एन्क्रिप्ट भी हैं, और ये सारी सुविधाएँ अपना क्या कहते हैं कि फ्री में हैं। तो इसको लेकर यो अपने व्हाट्सएप की यूनिवर्सल रीच बढ़ी है। इसका इंटरफ़ेस भी अच्छा है, चलाना आसान है, लोगों को समझ आता है। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, वे भी इसे चला सकते हैं। सारी चीज़ें इनका, इसकी जो सर्विसेज़ उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसकी जो रीच है बहुत ज़्यादा है, और इस पोज़ीशन का ये इस तरह से दुरुपयोग कर रही है, और मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब ये जो ऑप्ट आउट सॉल्यूशन है, ऑप्ट आउट सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, पॉलिसी चेंज हो गई है, पॉलिसी चेंज होने के बाद आप अपना सेटिंग्स में जाकर उसे बंद कर सकते हैं। मतलब आप बंद करके बाहर निकल सकते हैं इस पूरी सर्विस से। लेकिन चूँकि यूनिवर्सल रीच है, आप मजबूर हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहें, आप मजबूरी में यहाँ पर व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको लेकर बहस हो रही है। बाकी दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं है, सारे लोग चलाते नहीं हैं, तो इसको लेकर भी समस्याएँ हैं, और इसको लेकर ही जो हमारी एक कंपनी है व्हाट्सएप और मेटा, वो हमारी इस मजबूरी का ज़रूर फ़ायदा उठा रही है। इसके बाद हम देखेंगे मलेशिया और भारत के संबंधों को लेकर। प्रधानमंत्री मलेशिया गए हुए थे, और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो
पाकिस्तान के पक्ष में मलेशिया और मलेशिया के बहुत सारे जो नेता हैं, बड़े-बड़े नेता, वो झुके हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग है, ये जो दौरा है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारे दूसरे देशों का, खासकर मुस्लिम देशों का समर्थन भी चाहिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चूँकि आप जानते हैं कि ओनली इंटरेस्ट इज़ परमानेंट चलता है, तो हमें सभी के साथ संबंध बनाकर रखने होते हैं। अब ये जो समझौता, मतलब ये जो दौरा हुआ है, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर बात हुई है, जैसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी। अब जब भी अगर आप ये शब्द सुने, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी संभव हो, जितने भी क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो व्यापार हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको साझेदारी बढ़ानी है। तो यहाँ पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लेकर बात हुई है। डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है। जॉइंट स्टैंड ऑन टेररिज्म, मतलब आतंकवाद पर दोनों देशों ने मिलकर अपना एक सुझाव और अपना एक स्टैंड क्लियर किया है कि भाई हम किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और किसी भी रूप में थोड़ा सा भी आतंकवाद या किसी भी रूप में आतंकवाद हमारे लिए आतंकवाद है, हम किसी भी आतंकवाद को संरक्षण नहीं देते हैं। इस तरह का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। सेमीकंडक्टर को लेकर बात हुई है, एआई को लेकर बात हुई है, डिजिटल तकनीक को लेकर बात हुई है, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है। दोनों देशों का एक समझौते को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी जोर दिया गया है। मतलब मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और जो पहले से एक एग्रीमेंट है हमारा, जो आसियान जो कंट्रीज हैं, 10 देश हैं, उनके साथ जो भारत का एग्रीमेंट है, आईटी का, तो उसको लेकर भी समीक्षा की बात की गई है। फिर ऑडियो विजुअल्स सह निर्माण और आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार रोधी सहयोग, यूएन शांति स्थापना, स्वास्थ्य और टीबीईटी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को लेकर बात हुई है। और चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग रहते हैं, तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो तमिल भाषा और कुछ छात्रवृत्ति के मतलब योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में क्या क्या बात हुई है। तो दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक बात है। आतंकवाद रोधी अभियानों पर या आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद को सीमित करने को लेकर दोनों देश सहयोग करना चाहते हैं। खुफिया जानकारी साझा करने को लेकर भी सहयोग होना है, और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी दोनों देश जोर दे रहे हैं। फिर आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करना है, इसको लेकर भी दोनों देशों ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। सेमीकंडक्टर, चूंकि कहीं पर भी देखते हैं कि आप सेमीकंडक्टर को लेकर एक, कि जब भी दो देशों के दो पक्षों की बात होती है तो सेमीकंडक्टर, एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसका एक हिस्सा होते हैं। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर भी बात हुई है। पहले से जो है उन्हें उनकी समीक्षा करनी है, और नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर भी सहमतियां बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमारे आसियान के साथ तो हमारा समझौता है ही, लेकिन हम सीधे मलेशिया के साथ भी समझौता करने पर जोर दे रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का समझौता दोनों देशों में हो। बाकी जो एमओयूज और एग्रीमेंट्स हुए हैं वो इन क्षेत्रों में हुए हैं, और ये जो तिरुवल्लुर केंद्र और छात्रवृत्ति घोषणा है वो वहाँ का जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश साथ आए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है इंडो पैसिफिक, यानी जो हमारा साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है वगैरह, ये जो देश, ये पूरा सारा जो रीजन है जहाँ पर चाइना अपना प्रभाव बनाना चाहता है, उस क्षेत्र में दोनों देश किसी भी दूसरे प्रभाव को रोकना चाहते हैं, इसलिए सहयोग की बात की जा रही है। मतलब सीधे तौर पर यहाँ पर चाइना को बैलेंस करने की कोशिश हुई है। इसके बाद है हमारे पास डीजी केरला 2.0। पहला चरण 2025 में हुआ था, और 2025 में केरला को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया था। अब इसमें वहाँ की सरकार ने लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से फेमिलियर करवाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कैसे यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बताने के लिए, अवेयर करने के लिए पहले चरण में लगभग 21-22 लाख लोगों को सबसे पहले ट्रेन किया गया था, और इन्हें इस बात के लिए आगे बढ़ाया गया था, प्रोत्साहित किया गया था कि ये लोग जिनके पास अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी नहीं है, डिजिटल चीज़ों की जानकारी नहीं है, डिजिटल उपकरणों की जानकारी नहीं, उन्हें जाएं और उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें बताएं। तो पहला चरण काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद अब दूसरा चरण आया है। दूसरे चरण में क्या है, अब जो लोग जैसे
हमारे समाज में अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं, हालाँकि केरला साक्षरता में तो काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जो उम्र के कारण, जो अपनी पहुँच के कारण, आर्थिक पहुँच के कारण या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से उतना ज़्यादा फ़ैमिलियर ना हो, उतने ज़्यादा उनका यूज़ ना करते हों। तो अब जिन्हें इनके बारे में पता चला है, जो लोग स्मार्टफ़ोन्स का या दूसरी चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं, तो अब और ज़्यादा चैलेंज बढ़ गया है। कैसे चैलेंज बढ़ गया है? क्योंकि इनके माध्यम से डिजिटल मोबाइल के माध्यम से या डिजिटल फ़ोन्स या जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे लैपटॉप हुआ या जो भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, उससे जितने ऐप हैं हमारे, उससे वेबसाइट के माध्यम से इनके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी की जाती है। साइबर धोखाधड़ी के मामले भी हमारे सामने आते हैं। लोग बैंकिंग को लेकर लोग खातों से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, लोग इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जाता है या आपको मैसेजेस भेजा जाता है या खाते में पैसा जमा करने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह की कोशिशें की जाती है। तो इनके लिए और ज़्यादा स्थिति वल्नरेबल हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा वाला चरण आया है और दूसरे वाले चरण में साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी और एआई जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स को, एआई जैसी जानकारियों को और साइबर धोखाधड़ी जैसे मामलों से यहाँ के लोगों को अवेयर करवाना है, ताकि ये साइबर धोखाधड़ी से बच सके, साइबर सुरक्षा इनकी सुनिश्चित हो सके, साइबर प्लेस जो है इनके लिए भी सुरक्षित हो सके। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय तक साइबर अपना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं है और फिर बाद में किसी साइबर सुरक्षा या साइबर दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके लिए तो फिर डर बैठ जाएगा उसके मन में कि ये जो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ या बेसिक चीज़ें, बेसिक फैसिलिटीज़ हमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर ही मिलती हैं। जैसे हमारे खाते को लिंक करना है नंबर से, जैसे हमें कोई जानकारी लेनी है, जैसे हमें कोई फ़ोटो भेजनी है, जैसे वेबसाइट्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो डिजिटल माध्यम पर ही उपलब्ध हैं और सभी के लिए ये जो सेवाएँ हैं, सभी के लिए जो हमारा डिजिटल स्पेस है, वो सुरक्षित हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। एक चीज़ तो ये हुई, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि एआई के माध्यम से एआई का यूज़ करके, एआई टूल्स का यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को एआई के बारे में जानकारी नहीं है, जिसे पता नहीं है कि एआई से फेक वीडियोस, एआई से फेक इमेजेस जनरेट की जा सकती है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सही मान सकता है। तो लोग एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचान सकें, साइबर धोखाधड़ी से बच सकें और अपनी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। 1, 2, 3 इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ बढ़ाने के लिए ये जो डीजी केरला 2.0 कार्यक्रम लाया जा रहा है। इसे के स्मार्ट ऐप का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाएगा। एक के स्मार्ट जो ऐप है, जो पहले से ही चल रहा है, इसके ऊपर मतलब वहाँ की सरकार, केरल की सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग के माध्यम से इस ऐप को चला रही है। इस पर और भी बहुत सारी दूसरी सुविधाएँ हैं, जैसे कि बिल्डिंग परमिट लेना, सिविल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, जैसे कि ग्रीवांस रिड्रेसल, ये सारे काम यहाँ से होते हैं, करवाए जाते हैं। फिर बिना किसी मतलब पूरी एक्टिविटी इसलिए की जा रही है क्योंकि ये लोग बिना किसी एजेंट के, बिना किसी हेल्प डेस्क के, बिना किसी बिचौलिए के अपनी सारी सेवाएँ ले सकें के स्मार्ट ऐप से, उसके लिए लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है। बाकी डिजिटल लॉकर भी है, जिसके माध्यम पर मतलब जिसके माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, कहीं से भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डीजी केरला 2.0। यहाँ से आप सारी चीज़ें एक बार फिर से थोड़ा-सा समय लेकर, थोड़ा-सा इत्मीनान से डिटेल में पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हम एमसीक्यू भी देखेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि आप कितना समझ रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके सवाल देखिए। अगर उन सवालों के जवाब, पहले तो सवालों को समझना चैलेंजिंग होता है, सवालों को अगर आप समझते भी हैं, उसके बाद सवालों के अगर जवाब दे पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस टॉपिक के बारे में आपको एक अच्छी समझ है और आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम करंट अफ़ेयर्स देखते हैं, तो करंट अफ़ेयर्स के बाद हर टॉपिक से लगभग 1 एमसीक्यू करवाते हैं। लास्ट में हम 10 एमसीक्यू देखेंगे और सारे एमसीक्यू आप देखकर समझ सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। अब है हमारे पास कास्ट सेंसस को लेकर न्यूज़ है। कास्ट सेंसस को लेकर प्रोफ़ेसर जीएन देवी बताते हैं कि जातिगत जनगणना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समस्या है। अब कॉम्प्लेक्स समस्या क्यों है? क्योंकि सबसे पहली इसमें समस्या क्या आती है कि इसे कैसे करवाया जाएगा? क्या लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी या फिर आप जातियों की लिस्ट देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि एक जाति को चुन लीजिए?
अगर लोग ओपन कॉलम में अपनी जाति का नाम लिखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जाति के अलग-अलग नाम लोग दर्ज करवाएँ। होता है ऐसा कि अलग-अलग जिलों में एक ही जाति का अलग-अलग नाम हो, अलग-अलग राज्यों में एक ही समुदाय से जुड़े लोगों का अलग-अलग नाम हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक के कारण अलग-अलग जातियाँ हों, मतलब अलग-अलग जातियों की तरह उन्हें गिना जाए, स्पेलिंग अलग-अलग हो सकती है, नाम अलग-अलग हो सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जातियों के भीतर जो उपजातियाँ हैं, लोग उनका नाम लिखवाएँ। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अलग-अलग जातियाँ हैं, इनके अलग-अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इनके अलग-अलग शिक्षा का स्तर है, लेकिन उनके नाम सेम हैं, ऐसा भी है। अलग-अलग जातियों में सरनेम सेम है, वहाँ पर भी समस्या है। और उसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का हुआ था, उसमें 46 लाख जातियाँ इसी तरह से आई थी, जिसमें बहुत सारा डुप्लीकेशन हुआ था, जिसमें स्पेलिंग के कारण जातियाँ अलग-अलग हुई थी। एक ही जाति के कई-कई नाम थे और कई जातियाँ अलग-अलग थी लेकिन नाम सेम थे। अब इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए? फिर जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम लिस्ट तैयार करें पहले जातियों की और लोगों से कहें कि आप भाई अपनी जाति को चुन लीजिए। अब इसमें ये हो सकता है कि पूरी लिस्ट में उसकी जाति का नाम ही ना हो, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये सारा जो पूरी एक्टिविटी है, जो सारा कार्यक्रम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और इसको लेकर प्रोफ़ेसर जी.एन. देवी सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम भाषाई और सांस्कृतिक संकेतक का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। 2026-27 की जनगणना शुरू होने वाली मतलब हो चुकी है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग का 2026 में होगा, दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या और जातियों की जनगणना मतलब जातियों की गणना होगी 2027 में। तो ये तो रहा जातियों के मतलब ये तो रहा पूरी कास्ट सेंसस और पूरा हमारा सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस के बारे में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे प्रोफ़ेसर जी.एन. देवी कहते हैं कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ओपन कॉलम हो सकता है और दूसरा हम लिस्ट तैयार करें और इसमें ये समस्या हो सकती है कि स्पेलिंग अलग सो हो सकती है, एक ही जाति के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, अलग-अलग जातियों का एक नाम हो सकता है, उपजातियों के नाम हो सकते हैं, तो इसमें जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। और दूसरा जो हमारे पास विकल्प है पूर्व निर्धारित सूची वाला मतलब पहले से हम लिस्ट तैयार करें जातियों की और लोगों से कहें कि एक जाति को चुन लीजिए। अब ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कुछ जातियाँ छूट जाएँ, लोगों को लिस्ट में अपनी जाति का नाम भी ना मिले, तो ऐसी समस्याएँ भी हो सकती है। 46 लाख जातियाँ निकल कर आई थी 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। मतलब एक जाति में कुल 300 लोग, लगभग 300 लोग। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खराब तरीके से पूरा सेंसस हुआ और फिर उसकी जानकारी को खंगालना, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, पूरा डेटा वेस्ट हुआ। तो इसको लेकर अभी तक जानकारियाँ ठीक से हमारे सामने नहीं आई हैं। इसका जो कन्क्लूज़न हमें पता नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी फिर से इसी तरह के एक खराब साइकिल में ना फँस जाए, उसको लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। खुले कॉलम वाले पक्ष का हवाला देकर कहते हैं प्रोफ़ेसर देवी कि ये वाला जो पक्ष है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है उसके वो पक्ष में है और फिर कहते हैं कि जब भी हम लोगों से कहें कि अपनी जाति को दर्ज करें, जाति दर्ज करवाने के बाद हम एक बार फिर से पोस्ट सेंसस इसका एनालिसिस करें। उसके बाद जो अलग-अलग जातियाँ हैं या एक ही जाति के अलग-अलग नाम हैं, उनकी एक ग्रुपिंग करें। जाति के भीतर अगर उपजातियों के नाम अगर लोगों ने लिखवाए हैं, तो उन्हें एक जाति में डालें और इस तरह से बहुत सारी जातियों को कम करके कुछ जातियों में हम इन्हें ग्रुप करके इन जातियों में कंक्लूड करके रख सकते हैं। तो ये वाला जो उपाय है, ये इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके बारे में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में तो हमने बताया और ये जो सुझाव है, ये प्रोफ़ेसर देवी साहब कहते हैं कि हम इसका पोस्ट सेंसस अध्ययन कर सकते हैं और जो जैसे अलग-अलग नाम हैं, जैसे उसमें डुप्लीकेशन हो सकता है, स्पेलिंग वेरिएंट हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को सुधारने के बाद, उसके बाद हम डेटा को रिलीज़ करें। तो ये देखना होगा मतलब डेटा को रिलीज़ ना करें, डेटा को फाइनल मानें। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि कैसे होने वाला है। जैसे 2011 की जनगणना में लोगों से मातृभाषाएँ दर्ज करवाई थी और उसमें लगभग 19,000 मातृभाषाएँ दर्ज हुई थी और फिर उसके बाद उन्हें फिर से एनालिसिस किया गया और उसके बाद सिर्फ़ 1369 भाषाओं तक उन्हें सभी को सीमित कर दिया गया। क्योंकि अलग-अलग राज्यों में एक ही भाषा के अलग नाम हो सकते हैं। उपभाषाएँ या बोलियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह से उनकी ग्रुपिंग करके ये सारा काम फिर किया गया था। 19,000 मातृभाषाओं को जब एनालिसिस किया गया, तो फिर बाद में आखिरी में 1369 भाषा ही संख्या रही और वहीं तक इसे सीमित कर दिया गया।
तो यही काम जो है वो जाति जनगणना पर भी लागू किया जा सकता है, यही मॉडल यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि एक ही समुदाय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। बाकी इसके लिए फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है उसने पहले से ही इस तरह का अध्ययन करके रखा है लोगों का, समुदायों का, तो उसकी मदद ले सकते हैं। भाषाओं के जो सर्वे हैं उनकी मदद ले सकते हैं। और फिर पोस्ट सेंसस एनालिसिस के लिए हमें पूरी जानकारी, पूरे डेटा को विद्वानों के साथ साझा करना होगा। तो ये भी एक सवाल है कि क्या इस तरह से डेटा को साझा किया जा सकता है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि सेंसस का डेटा है और सेंसस की गोपनीयता को लेकर फिर सवाल है। अब देखना होगा कि पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इस समस्या का समाधान कैसे ढूँढा जा सकता है। एक और दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत क्या है, एक माँग की जा रही है जो हमारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें पहले क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, उसके बाद डीनोटिफाइड ट्राइब कहा जाने लगा। नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो समुदाय हैं, वो सारे समुदाय एक अलग कैटेगरी की माँग कर रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी के साथ एक डीनोटिफाइड कैटेगरी की भी माँग की जा रही है। तो देखना होगा, लगभग 10 करोड़ लोग इसमें अनुमान है कि आ सकते हैं, तो उन्हें भी दर्ज करना है। तो उसको लेकर भी हमने अभी पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे इसमें कैटेगरी बनाई जाएगी, कैसे इसमें शामिल किया जाएगा। हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है और हमारा संस्कृति मंत्रालय है, अपना जो सामाजिक विकास मंत्रालय है, उसने सहमति तो दे दी है, लेकिन कैसे पूरी प्रोसेस होगी इसको लेकर अभी कोई अपनी क्लैरिटी नहीं है। जातिगत जनगणना में जातियों को कैसे दर्ज किया जाएगा, उसको लेकर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है। और ये जो नई कैटेगरी बनानी है, अगर बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, उसको लेकर भी अभी कोई साफ तौर पर बात हमारे सामने नहीं आई है। इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल है वो है सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए प्रतिबंध को लेकर। आर्टिकल में एक तरफा एक लाइन में कहूँ तो समाधान ये दिया गया है, कहा यह गया है, आर्गुमेंट ये है कि सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन लगाना बिल्कुल भी ठीक कदम नहीं है, सही कदम नहीं है और व्यावहारिक कदम नहीं है। कैसे नहीं है? हालांकि अभी जो घटना हुई थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी मैनिपुलेटिव जानकारी के चक्कर में या लत के चक्कर में या किसी वीडियो के चक्कर में, किसी गेम के चक्कर में, किसी भी चीज़ के चक्कर में आकर इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। और इसके लिए फिर कहा जा रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर नहीं आने दिया जाना चाहिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे अ अवसाद का शिकार हो सकते हैं, बच्चे खुद को क्षति पहुँचा सकते हैं, इस तरह की। और उनकी जो जानकारियाँ हैं वो संवेदनशील हो सकती हैं, ख़ासकर लड़कियों में इस तरह का हमने एक ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे लोग, जो वयस्क लोग हैं, जो बच्चियों को, जो छोटे बच्चों को अपने क्राइम का शिकार बनाना चाहते हैं, वो इस तरह के आईडी बनाते हैं और इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इनके साथ दोस्ती करते हैं और फिर इनका शोषण भी होता है। इस तरह की न्यूज़ भी हमने सुनी है। तो ये सारी समस्या एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो बैन लगाने की माँग की जा रही है, क्या उससे इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे क्राइम को या इस पूरी चिंताओं को हल किया जा सकता है? इसको लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसको को लेकर बैन लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है वो कहता है कि ये एक मॉरल पैनिक की तरह है। हमें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए और बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? इसको लेकर ये कहते हैं कि देखो, बच्चे टेक्नोलॉजी की जानकारी में कैसे यूज़ करना है, इसको लेकर हमसे बहुत आगे हैं। तो ये वीपीएन जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स की ओर आगे जा सकते हैं। दूसरे जो प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से सोशल मीडिया या वहाँ से दूसरी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो काम लीगल तरीके से हम एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए किसी को दूसरे बड़े खतरे के आगे नहीं डाल सकते हैं बच्चों को, तो एक समस्या को हल करने के लिए बच्चों के सामने दूसरी समस्या को खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ये जो तरीका है, बच्चे दूसरे तरीकों का यूज़ करके, वीपीएन वगैरह का यूज़ करके सोशल मीडिया तक या जो भी वे करना चाहते हैं वहाँ तक उनकी पहुँच तो हो सकती है। तो ये वाला जो तरीका है बैन लगाने का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप बैन लगा भी देते हैं तो इनका वेरिफ़िकेशन कैसे होगा? इन पर सर्विलांस कैसे रखा जाएगा? अब वेरिफ़िकेशन के लिए एक सुझाव तो ये है, जैसे हमें एक पॉपअप आता है कि क्या आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बच्चे उस बटन को दबाते हैं और फिर सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर वेरिफ़िकेशन के लिए जो हमारे गवर्नमेंट सर्टिफ़िकेट है उनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सर्टिफ़िकेट हैं कंपनियों के पास, क्या जमा करके इनका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है? तो उसको लेकर भी समस्या है। तीसरा
माँ-बाप बच्चों से फ़ोन को ले सकते हैं। तो ये भी एक उपाय दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म लगाने को लेकर। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती हैं। बच्चों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए पोएम्स अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए भाषाएँ अवेलेबल हैं, बच्चे सीखते भी हैं, साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्पीच तैयार करते हैं या स्कूल में जो दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से सीखते हैं, एक-दूसरे से यहाँ पर मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो ये सारी एक पॉज़िटिव पक्ष है। कुछ दुर्घटनाओं के लिए या जिन दुर्घटनाओं के लिए बच्चे ज़िम्मेदार नहीं हैं, उनके लिए बच्चों को सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये भी कहा जा रहा है, बच्चों को यहाँ पर एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटाया नहीं जा सकता है, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बच्चे अपना क्या कहेंगे, अगर प्लेटफ़ॉर्म पर बैन लगाया जाता है, तो हमें यहाँ जेंडर गैप देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जब भी इस तरह के जो प्रोटेक्टिव कदम उठाए जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले इनका शिकार लड़कियाँ होती हैं। सबसे पहले लड़कियों को इन प्लेटफ़ॉर्म्स से हटाया जाना, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। बराबरी का जो माहौल है या बराबरी की की ओर जो हमारा बढ़ते हुए कदम है, उन्हें रोकने जैसा है। तो इसमें भी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। सेंसरशिप, अब सरकार को ये जो सेंसरशिप है या सरकार को ये जो बैन वाले कदम हैं, उनसे निर्भरता को हटाकर कोई दूसरे उपाय ढूँढने होंगे और इसका उपाय ये है, एक तो ये है ड्यूटी ऑफ केयर की सारी ज़िम्मेदारी जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर लागू कर दी जानी चाहिए कि जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो इस तरह की सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं, वे अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सर्विलांस के माध्यम से वहाँ से जो भी खराब जानकारियाँ हैं, जो भी गलत जानकारियाँ हैं, जो भी मैनिपुलेटिव जानकारियाँ हैं, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है या बच्चों के दिमाग को या बच्चों की सोच को प्रभावित करने वाली जानकारियाँ हैं, उनकी निगरानी रखे, उन्हें हटाए और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चों को यूज़र की तरह नहीं, बल्कि उन्हें केयर देने के ढंग से सारी चीज़ों को संचालित किया जाना चाहिए। तो ये सुझाव है कि सारी ज़िम्मेदारी या सारी ज़िम्मेदारी ना भी हो, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स सबसे ज़्यादा गहन रूप से, सबसे ज़्यादा करीबी से इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके हित भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ही इसका सॉल्यूशन भी ढूँढना चाहिए। स्वतंत्र रेगुलेटर वगैरह भी हो सकते हैं और इसके लिए सोशल मीडिया के बच्चों पर प्रभाव क्या होते हैं, उसके लिए भी शोध किए जाने चाहिए और किसी भी नीति को बनाने से पहले बच्चों को, युवाओं को इसके केंद्र में रखकर सोचना चाहिए। और सिर्फ सोशल मीडिया ही इस अभी समस्या नहीं है, सोशल मीडिया के साथ-साथ फिर आगे एआई की बात होगी, चैटबॉट्स की बात होगी, एआई एजेंट्स की बात होगी, तो क्या सभी चीज़ों से बच्चों को हटा दिया जाना चाहिए? जबकि आने वाले समय में जो सारा काम टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है, तो डिजिटल साक्षरता के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल साक्षरता के लिए इंटरनेट, एआई, चैटबॉट्स और चैट एजेंट्स, अपने एआई एजेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो बच्चों के सीखने पर एक तरीके से हम इन पर बैन लगाकर रोक लगाते हैं, तो ये दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर होता है और इसे हमें जो बैन है, वो सॉल्यूशन नहीं है और इसको हमें समझना होगा। इसके बाद है हमारे बजट में स्पेस सेक्टर को लेकर क्या आया है, तो सीधी-सी बात है, स्पेस सेक्टर को लेकर जो एलोकेशन हुआ है काफ़ी ठीक है, 13,416 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो शिकायत है हमारे पूरे स्पेस सेक्टर में, वो ये है कि प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलता है, प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर बीच में बहुत सारी समस्याएँ हैं और ये समस्या ये है कि समय-समय पर प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, उनका कब्ज़ा है। वे साइंस को उतने ज़्यादा सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और इसके लिए उनका उदासीन रवैया भी ज़िम्मेदार है और जब पैसा नहीं मिलता है प्रोजेक्ट्स को, तो प्रोजेक्ट्स बीच में ही बंद हो जाते हैं। इस वाले अपने बजट में टेलीस्कोप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप और पेंगोंग लेक के पास नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के निर्माण पर ज़ोर दिया गया है। ये जो है लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। टेलीस्कोप एक बड़ा दूरबीन है, जिससे हम आसमान में देख सकते हैं। आसमान में जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, चाँद को देख सकते हैं, दूसरे ग्रहों को देख सकते हैं, दूसरे तारों को देख सकते हैं, आकाशगंगा को देख सकते हैं, धूल और गैस के बादलों को देख सकते हैं, उनके बनने बिगड़ने की प्रक्रियाओं को देख सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप हमें अंतरिक्ष के अध्ययन में हमारी मदद करता है, दूसरे ग्रहों, तारों के अध्ययन में हमारी मदद करते हैं। और ऑप्टिकल का मतलब होता है कि जो लाइट
हम आँखों से देख पाते हैं और जो वेव्स हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनमें बहुत सारी वेवलेंथ के आधार पर कैटेगरीज़ हैं, उनके अलग-अलग नाम हैं। जैसे एक्स-रे है, जैसे माइक्रोवेव है, जैसे इंफ्रारेड है, जैसे गामा रेज़ है। वैसे ही इंफ्रारेड जो है, जिन बादलों के पार, जिन गैसों के पार हम ऑप्टिकल मतलब हमारी आँखों से, हमारी टेलीस्कोप से नहीं देख पाते हैं, तो वो इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो टेलीस्कोप है, वो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इसको बनाने पर और लार्ज सोलर टेलीस्कोप, क्योंकि ये सोलर सूर्य का अध्ययन करता है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। फोटोस्फीयर का, अपना कोरोना का, जो सूरज की सरफेस है उसका, और बाकी चीज़ों का अध्ययन करने, सोलर फ्लेयर्स का, कोरोनल मास इजेक्शन का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इस टेलीस्कोप को यहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो हमारा कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम है, ये जो है एक आर्टिफिशियल समझ लीजिए आसमान है। इसके अंदर जाते हैं आप और इसमें जो जैसा हमारा रात के समय आसमान दिखाई देता है, वैसा यहाँ से दिखाई देता है, सारे तारे दिखाई देते हैं और दूसरी चीज़ें जो भी हमें आसमान में खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं, वो यहाँ से हम आर्टिफिशियली तरीके से डिजिटल तरीके से यहाँ से हम आसमान का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इसको अपग्रेड करने पर और हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को अपग्रेड करने पर ज़ोर दिया गया है। बाकी जो दूसरे देश हैं बहुत ज़्यादा इसमें निवेश कर रहे हैं हमारी तुलना में, हमें भी इसमें निवेश करना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि बजट अनुमान से कम रहा है, परियोजनाओं में देरी होती है। उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाता है जितनी अपेक्षा होती है हमारे वैज्ञानिक समुदाय को, क्योंकि बजट मिल पाता है, जितना अनुमान होता है उतना तो नहीं मिलता है। ऊपर से फिर जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, तो प्रोजेक्ट को शुरू होने के लिए पैसा तो मिल जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ने के लिए और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वित्तीय समर्थन नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर चिंताएँ हैं, इसको लेकर शिकायतें भी हैं। अभी जो संसाधन प्रबंधन और निगरानी की ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स के लिए, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और नीति निर्माण और प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए बिना बजट का लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे हमने बात की, अगर प्रशासन में बैठे अधिकारी समय-समय पर पैसा नहीं देंगे, तो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सुधार किया जाना चाहिए। और फिर ऐसे में फिर भारतीय समुदाय को, मतलब वैज्ञानिक समुदाय को विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसके लिए भी समस्या है। विदेशों पर हमें निर्भर नहीं होना है, उनके साथ मिलकर सहयोग करके, कोलैबोरेट करके हम काम करें तो हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छा है, वैज्ञानिक समुदाय के लिए और विज्ञान के लिए और दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमारी जो निर्भरता बढ़ जाती है, जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाते, हमारे यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती, ऐसे में दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है और सहयोग को बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट दिया गया है। फिर भारत अगर सहयोग नहीं कर रहा है, तो भारत फिर विज्ञान में, भारत फिर नई-नई तकनीकों में, भारत नए नॉलेज में पिछड़ता जा रहा है, इसको लेकर भी चिंताएँ हैं। स्वदेशी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन सहयोग के माध्यम से नए ज्ञान तक पहुँच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ कमियाँ हैं और दूसरी तरफ ये जो हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, जो पुणे में है, इसको लेकर और जो हमारा एआई आधारित डेटा सेंटर है, उसको लेकर तारीफ़ भी की गई है और इनके लिए भी एलोकेशन कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। फिर इसरो और न्यू स्टार्टअप्स के बीच में भी सहयोग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसके पास सीमित संसाधन है और जब नए स्टार्टअप्स के माध्यम से निजी सेक्टर से जब निवेश आता है, तो उसको लेकर भी इसरो को भी फ़ायदा होना चाहिए और स्टार्टअप्स को भी इसरो के एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसके लिए सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2020 में इनस्पेस जो कंपनी है हमारी, उसको भी मतलब निजी क्षेत्र और समझ लीजिए इसरो इनस्पेस के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है उससे बात करता है, उससे जो भी काम होता है उससे कोलैबोरेट करना होता है या फिर इसरो की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी होती है, तो उसको लेकर इस अपना इनस्पेस से ही बात की जाती है। फिर कुछ लिमिटेशंस और दूसरे चैलेंजेस भी है, जैसे कि निजी क्षेत्र और कभी राष्ट्रीय हितों में टकराव होता है, कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो उसको लेकर भी सहयोग में बाधाएं उत्पन्न होती है, सहयोग में चैलेंजेस आते हैं। यहाँ से रेगुलेशंस और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी दिक्कतें हैं, उसको लेकर भी कभी-कभी शिकायतें हो सकती हैं। फिर हमारे पास अभी तक सब मिलीमीटर वेवलेंथ वाला टेलीस्कोप नहीं है।
तो उसके निर्माण को भी हमने 2035 तक के लिए जो हमारा रोड मैप है उसमें शामिल किया है। तो ये भी, इस पर भी काम किया जाना ज़रूरी है और इनको, इन सारी चीज़ों को, जो भी हमारे लक्ष्य, उन्हें पैसा दिया जाना ज़रूरी है। बाकी इसमें जो चीज़ें आई हैं उनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप के बारे में, जैसे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के बारे में, जैसे कॉस्मोस प्लेनेटेरियम के बारे में, जैसे कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में, और इसके बाद अपना जीएमआरटी के बारे में, और एआई ड्रिवन डेटा सेंटर के बारे में, और फिर इसरो के बारे में तो जानना ज़रूरी है ही। इन स्पेस के बारे में, सब मिलीमीटर रेडियो सब मिलीमीटर वाला जो टेलीस्कोप है, वेवलेंथ वाला जो टेलीस्कोप है, उसके बारे में। बाकी जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को समझना भी ज़रूरी है। जो चैलेंजेस है, एक तरफ आप चैलेंजेस को समझ लीजिए, दूसरी तरफ सुझाव को समझ लीजिए, और इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके महत्व के बारे में अगर आपको समझ में आता है, 3 चीज़ों के बारे में, एक तो इनके बारे में बेसिक जानकारी, दूसरा इनका महत्व, तीसरा चैलेंजेस, और चौथा सुझाव। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से पहला एमसीक्यू सवाल है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का समापन सामान्यतः प्रधानमंत्री के उत्तर से होता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री के उत्तर से ही होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के उत्तर के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। तो परंपराओं के अनुरूप तो नहीं है। परंपरा तो हमेशा से यही रही है कि अभिभाषण होगा, चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव होगा, फिर प्रधानमंत्री का जवाब होगा, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन अभी ये परंपरा टूटी है। तीसरा, विशेष प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री के उत्तर को छोड़ा जा सकता है। तो कभी कोई इमरजेंसी में या कभी इस तरह की परिस्थिति में यदि इस तरह का प्रस्ताव पारित होता है तो भले ही हो सकता है, जो परंपरा जो हो सकती है, परंपरा के अनुरूप हो सकता है, लेकिन बिना किसी प्रस्ताव के, मतलब प्रधानमंत्री के उत्तर को छोड़ने के प्रस्ताव के बिना भी और प्रधानमंत्री के उत्तर के बिना भी जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ है वो परंपराओं के अनुरूप नहीं है, वो हमारे लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। तो ये बात यहाँ पर पॉइंट आउट की गई है। यहाँ पर कथन और कारण वाला सवाल है। ये पहला जो कथन है वो संसद में बहस कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का मुख्य साधन है, और दूसरा, प्रधानमंत्री का उत्तर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने में सहायक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो संसद है, संसद ही बहस के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और प्रधानमंत्री और बाकी दूसरे मंत्रियों का भी जो आंसर आता है वो सरकार की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट करता है। तो कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो ए सही होगा। तीसरा सवाल है व्हाट्सएप और मेटा से जो डेटा का जो साझा करने को लेकर विवाद है उसको लेकर। पहला स्टेटमेंट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर गोपनीयता नीति को लेकर आर्थिक दंड लगाया था, जुर्माना लगाया था। ये बात सही है। 2021 में जब पॉलिसी चेंज हुई थी उसके बाद शिकायत गई थी और जुर्माना लगा था। उसके बाद सीसीआई के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला गया था और जुर्माने की रकम थोड़ी सी कम की गई थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी ज़्यादा सख्त रुख अपनाया है। दूसरा स्टेटमेंट है नेटवर्क इफेक्ट के कारण व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं के पास वास्तविक विकल्प सीमित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने ज़्यादा यूज़र हैं, अगर आप व्हाट्सएप छोड़ देते हैं तो आप लगभग समझिए कि आप सारे दोस्तों से दूर हो सकते हैं, आपके सारे रिश्तेदारों से कट सकते हैं, कॉलेज से आने वाली इन्फॉर्मेशन, स्कूल से आने वाली इन्फॉर्मेशन, ऑफिस से आने वाली इन्फॉर्मेशन सारी इन्हीं माध्यमों पर आ रही है, सारे ग्रुप्स में आ रही है। तो ये जो नेटवर्क इफेक्ट है उसके कारण उपयोगकर्ताओं के पास कोई विकल्प बचा नहीं है, सभी को व्हाट्सएप यूज़ करना ही है। तीसरा, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्ट आउट समाधान पर्याप्त माना जाता है। देखो, ऑप्ट आउट समाधान क्या होता है? एक ऐप है, यहाँ पर आप यूज़ करने जाते हैं, यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर उसने पॉलिसी चेंज कर दी। अब पॉलिसी चेंज करने के बाद आपसे पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब ये पॉलिसी है, यहाँ पर आप इसमें सहमत हैं, अपनी कंसेंट देते हैं या नहीं देते हैं। तो एक विकल्प तो ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर बाद में सेटिंग्स में जाकर वहाँ से अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं, प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं। तो उसको लेकर कहा जाता है कि ये जो बाद में निकलने वाला समाधान है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका डेटा, आपकी जानकारी साझा हो चुकी है, और चूँकि आप नेटवर्क इफेक्ट के कारण, इसकी यूनिवर्सल रीच के कारण, इसकी मोनोपोली के कारण
अगर बाहर निकलते भी हैं तो वो समाधान नहीं है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून का मसौदा 2024 में जारी किया गया था। ये जो है वो सही है, आया था। दूसरा, इस कानून का उद्देश्य बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की बाजार शक्ति को नियंत्रित करना था। ये भी सही है और पूर्णतः भी लागू नहीं हुआ है, ये गलत है। पांचवा सवाल, भारत मलेशिया के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता पर सहमति व्यक्त की है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर और एआई सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का हिस्सा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, भारत ने एशियन सिक्योरिटी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। छठवां सवाल, डीजी केरला 2.0 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि केरल सरकार की डिजिटल साक्षरता पहल का दूसरा चरण है, सही है। साइबर सुरक्षा और एआई जागरूकता फोकस है, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, नहीं, सभी को प्रशिक्षित करना है। सातवां सवाल, के स्मार्ट एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह केरल के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की डिजिटल सेवा प्रणाली है। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से जो भी सेवाएं मिलती है यहाँ से मिल जाती है। भवन अनुमति, ट्रेड लाइसेंस सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये बात भी सही है। नागरिकों की बिचौलियों पर निर्भरता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, नहीं, यहाँ पर इनको हटाना था। सीधे ऐप का यूज करिए आप और आप आपको जो सर्विस चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। आठवां सवाल, जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में खुले कॉलम के कारण लाखों जाति नाम दर्ज हुए थे, ये बात बिल्कुल सही है। भाषाई और सांस्कृतिक संकेतक समुदायों की पहचान में सहायक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। जब लोग अपनी जातियों का नाम लिखेंगे और जब एक ही जाति के बहुत सारे नाम होंगे तब सांस्कृतिक और भाषाई संकेतकों का यूज करके आप उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। अलग अलग नामों वाली जातियों को अगर वो एक ही समुदाय है तो उन्हें एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। एक ही सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक ही शिक्षा लेवल वाले लोगों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, पूरे डेटा को यहाँ पर जमाना, पूरे डेटा को सही तरीके से सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समुदाय वर्गीकरण को प्रमाणित कर सकता है, तो ये बात भी सही है। नौवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध तकनीकी रूप से लागू करना कठिन है। तकनीकी रूप से लागू करना भी कठिन है और वैसे भी बच्चों के विकास के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई, एआई चैटबॉट्स और एआई एजेंट सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इन्हें सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां इनमें ज़रूरी सुरक्षा के उपाय करें ताकि बच्चे किसी भी संवेदनशील स्थिति में आने से और किसी भी खतरे की स्थिति में आने से बच सकें। तो ये जारी जो जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की होनी चाहिए ताकि बच्चों को यहाँ पर इनका यूज़ करने को भी मिले, सीखने को भी मिले, अपने व्यक्तित्व विकास का भी इन्हें मौका मिले और साथ में सुरक्षित भी रहें। तो ये सारी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, ये सारी जिम्मेदारी सरकार को और इन कंपनियों को लेनी होगी, ना कि बच्चों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऐसे प्रतिबंध बच्चों को वीपीएन और अनियमित प्लेटफॉर्म की ओर धकेल सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपसे ज़्यादा जानते हैं। बच्चों के पास टेक्नोलॉजी को लेकर, बच्चों के पास हर चीज़ को लेकर आपसे ज़्यादा जानकारियाँ हैं। वे किसी भी तरह से लीगल या इलीगल तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं और दूसरे खतरनाक प्लेटफॉर्म्स तक भी जा सकते हैं। तो उन्हें इस स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आखिरी सवाल, भारत के अंतरिक्ष बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है। भारत में सब मिलीमीटर वेवलेंथ का कार्य करने वाला टेलीस्कोप उपलब्ध फिलहाल तो नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, स्वदेशी वैज्ञानिक अवसंरचना ब्रेन ड्रेन को कम करने में सहायक हो सकती है। अगर भारत में ही इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में इस तरह का इन्वेस्टमेंट, भारत में इस तरह की सुविधाएं दी जाती है तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, भारत से जो टैलेंट वाले वैज्ञानिक बाहर चले जाते हैं उनको रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारे लिए आज का आखिरी सवाल था। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सारी न्यूज़ देख चुके हैं।
अगर आपको ये क्लास थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि यहाँ से आपकी तैयारी में, आपके पढ़ने में, करंट अफ़ेयर्स को जमा करने में, करंट अफ़ेयर्स को समझने में थोड़ी-सी भी मदद मिलती है, तो आप एक हमारी भी मदद कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें से कुछ थोड़ी बहुत अगर हमसे कुछ गलती हुई हो, तो उसको आप सुझाव में, कमेंट में बता सकते हैं, सुधारा जाएगा और हम इस क्लास को और इस सेशन को और ज़्यादा सही तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।